आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स या फिर एलीन्स। ठीक है, हमें ये समझना है कि क्या एलीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे क्यूमुलेटेड टर्म का मतलब क्या होता है और एलीन्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टम जो होता है ना वो तीन तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड या फिर इसे क्या बोलोगे, ये क्यूमिलीन है। अगर डबल बॉन्ड लगातार प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूमिलीन। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल, फिर डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल, अगर कुछ ऐसा सिस्टम होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर इस तरीके से प्रेजेंट होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसे सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे मान लो सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई पैटर्न फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बार आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आ जाए। अगर इस तरीके से पैटर्न प्रेजेंट होगा तो हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ये चीज समझ गए कि क्यूमिलीन किसे कहेंगे। ठीक है, अब जो सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलीन। ठीक है, मतलब ये है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलीन। और एलीन को कैसे डिफाइन करोगे, स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन इज नोन एज एलीन। ठीक है, ये होता है एलीन। तो अब हमें बताना है, पहले हम ये बताएंगे कि इस एलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम बेसिक पॉइंट से समझेंगे। यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसका मैं जरा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अगर हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये मिडिल वाला कार्बन और ये एंड वाला कार्बन। जो मिडिल वाला कार्बन होगा, मिडिल वाले कार्बन का जो px ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। समझ आ रहा है, यहाँ पे इसका जो x ऑर्बिटल है वो क्या होगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड में यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या बच गया, यहाँ पे मान लो ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक, मिडिल कार्बन का जो px ऑर्बिटल होगा वो इन दोनों कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया होगा। अब क्या बच गया, py। तो जो इसका py ऑर्बिटल होगा ना वो क्या कर रहा होगा, जब इसका py ऑर्बिटल इसके py ऑर्बिटल के साथ पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैप जब करता है, जब यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में, जब इसका py इसके भी py के साथ ही जब ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड भी बन गया बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ px ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ का तो बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने समझा दिया। अब देखो क्या होता है, इसके मिडिल वाले कार्बन से ही समझो, इसका px यूज हो गया, इसका py यूज हो गया, क्या बच गया, pz ऑर्बिटल। अब देखो जो px py और pz होता है ना ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर px ऐसे होगा py ऐसे होगा तो pz आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि py ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर अगर हम एक लोब बनाए, यहाँ पे मान लो कि ये एक लोब है, ये इसका कौन सा लोब है, pz ऑर्बिटल। जब इसका pz इसके pz के साथ पार्शियल यहाँ ओवरलैप कर रहा होगा तब यहाँ पे क्या हो गया, एक
पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना बता दिया मैंने, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना ये भी बता दिया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि इन दो कार्बन का प्लेन कुछ इस तरीके से है, मतलब इन दो कार्बन का प्लेन क्या होगा, कुछ इस तरीके से है। तो इन दो कार्बन का जो ये प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन, ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? एलीन्स में ये जो दो प्लेन्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। समझ आया? मतलब ये है कि अगर ये वाला प्लेन XY में होगा तो ये किस में प्रेजेंट होगा, YZ में। ठीक है, मैं जरा इसका एक सस्ते मॉडल से इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ठीक है, जैसे कि हम अगर इसको देखें, ठीक है, ये थोड़ा बस काम चलाओ मॉडल बनाया, इसमें देखो क्या है, मैंने यही चीज समझाया कि एक ये दो कार्बन का प्लेन अगर ऐसे खड़ा होगा, ऐसे है, तो इन दो कार्बन का प्लेन क्या होगा, ऐसे लेटा हुआ होगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये इस दो कार्बन का प्लेन है जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, और इन दो कार्बन के प्लेन को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये प्लेन ऐसे होगा, मान लो इसको थोड़ा डायमेंशन में बड़ा समझ लेना। तो इससे यही समझ आ रहा है ना कि एलीन्स में दो प्लेन्स होते हैं और दोनों प्लेन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ रहा है? तो अब देखो इतनी बात हमें समझ आ गई कि एलीन्स में याद रखना दो कार्बन का प्लेन्स अगर XY में है तो बाकी दो कार्बन का जो प्लेन है वो YZ में प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो जो इस कार्बन का बॉन्ड है वो एक ऊपर प्रेजेंट होगा तो एक नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो इस कार्बन के जो एटम्स लगे हैं ना वो इसी के प्लेन में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर इन दो कार्बन का ये प्लेन अगर मैं बोर्ड का प्लेन मान लूं तो इसके एटम्स इसी बोर्ड के ऊपर ऐसे लाई कर रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया है तो इन दो कार्बन के एटम एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है, या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है, लेकिन इन दो कार्बन के प्लेन्स के जो एटम्स है वो इसी के प्लेन में लाई करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, इसी के हेल्प के थ्रू हम बता पाएंगे कि यहाँ पे GI पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अब देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये दो एटम्स क्या है, इन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, और ये दो एटम्स जो है ये अगर एक अंदर होगा तो एक क्या होगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। समझ आए? ये एक प्लेन में ये दो एटम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसमें GI पॉसिबल है कि नहीं। इस कार्बन से जो ये वाला हाइड्रोजन है मान लो मैं उसे यहाँ मान लेती हूँ। ठीक है, अगर वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, अब ठीक है एक बात समझ लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक मान लो मैं CH3 मान लेती हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए डिफरेंट एटम्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इस कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये दो क्या है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब अगर मैं देखती हूँ तो मुझे इस हाइड्रोजन से इस मिथाइल का डिस्टेंस पहले इतना दिखता है, देखो इतना दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने क्या किया, मिथाइल को उठा के यहाँ रख दिया और हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि जब एटम्स की स्पेस में ज्योमेट्री चेंज होती है तभी तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफाइन करते हैं। पहले मिथाइल यहाँ था तब उसका इस एटम से डिस्टेंस ये था। ठीक, अब मान लो मैंने जब मिथाइल को उठा के यहाँ रख दिया और हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख दिया तो अभी भी उसका डिस्टेंस सेम ही है। मतलब ये है कि चाहे मिथाइल को यहाँ रखो चाहे मिथाइल को यहाँ रखो, चाहे कोई भी एटम हो, उसका जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो क्या है, सेम है। देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस चाहे यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंस क्या पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। आई होप समझ आया होगा कि एलीन्स में जो प्लेन्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और इस चीज को समझो कि इस एटम से किन्हीं दो एटम्स चाहे कोई भी एटम होगा उसकी डिस्टेंस सेम रहने की वजह से वो GI शो नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो जरा हम इसको हटा देते हैं। तो यहां से हम समझ गए कि एलीन्स में क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम रहता है, एलीन्स में एरियल डिस्टेंस सेम होने के वजह से ये GI शो नहीं करता है।
दिस विल नॉट शो GI। यही होता है एलीन का एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ आया होगा। अच्छा, तो अभी हमने क्या समझा कि क्योंकि एलीन में एरियल डिस्टेंस सेम रहता है, इस वजह से वो GI शो नहीं करता है। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी। देखो, अगर हम एलीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये नॉन प्लेनर होता है ना, प्लेनर तो नहीं है भाई। अगर एक प्लेन XY है तो दूसरा प्लेन क्या है, YZ में प्रेजेंट है ना। तो एलीन में एक और पॉइंट तुम याद रख सकते हो, या फिर देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ एलीन के बारे में तो तुम सीधे सीधे बता दोगे कि वहां पे GI पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो अगर तुमसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पूछ दिया जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH2, अगर तुम्हें ये दे दिया जाए और पूछे कि वेदर GI होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो एक बात बताओ, इसमें कैसे पहचानोगे कि GI पॉसिबल होगा कि नहीं। तो देखो क्या करना है, इसी के लिए मैं एक पॉइंट बताऊंगी, उसे बस याद रखो। तो तुम कोई भी पॉलीइन, क्यूमुलेटेड पॉलीइन आए या एलीन आए, तुम उसे देख के ही बता सकते हो कि वहां पे GI होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैं जरा इस स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन 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 कार्बन। जब ये दो कार्बन साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक सिग्मा बॉन्ड का मैं नहीं बता रही, यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि इस कार्बन का PX क्या हो गया है, सिग्मा में इन्वॉल्व हो गया, PY साइड वाइज ओवरलैपिंग इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, तो इसके पास क्या बच गया, इकलौता PZ ना। तो इसका PZ क्या होगा, इसके PZ के साथ क्या होगा, इन्वॉल्व होके पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन का फिर से जो PY होगा, PY वो इसके PY के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब समझो, देखो यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में जब इनका PY इन्वॉल्व हो रहा है तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है। फिर क्या हुआ, इन दो कार्बन के बीच में क्या हुआ है, इसका PX इन्वॉल्व हो गया, PY इन्वॉल्व हो गया, क्या बच गया, PZ ना। जब इसका PZ इसके PZ के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बना है भाई, PZ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब अगर हम इस कार्बन के पास आए, इन दो कार्बन में कैसे बनेगा, तो इस कार्बन का क्या हो रहा है, PY इसके PY के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तब यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो इसका एक PY इन्वॉल्व हो रहा था और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक PY इन्वॉल्व हो रहा था, तो दूसरा क्या हो रहा था, PZ, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एलीन क्या था, नॉन प्लेनर। यहाँ पे ये इस वजह से क्या था, नॉन प्लेनर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें आए तो हमें दिख रहा है कि इसका सबसे पहला वाला भी पाई बॉन्ड कैसे बना था, PY के ओवरलैपिंग से, और सबसे आखिरी वाला भी क्या बना था, PY के ओवरलैपिंग से। तो क्या तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इसका जो इसके हाइड्रोजन के जो प्लेन्स होंगे, जिस प्लेन में इसके दो एटम्स लाई कर रहे होंगे, उसी प्लेन में क्या कर रहे होंगे, इसके भी दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एटम्स अलग होगा, एटम अलग कर लो, ये कोई या मिथाइल लिख लो CH3, यहाँ पे फिर क्या है, मिथाइल लिख लो। ठीक है, देखो इस वाले में सबसे पहले वाले का भी पाई बॉन्ड कैसे बन रहा था भाई, PY ओवरलैपिंग। तो इसके जो दो एटम्स है जिस प्लेन में प्रेजेंट होंगे, उसी प्लेन में सबसे आखिरी वाले के भी क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। समझ लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो हो रहा था, क्योंकि इस यहाँ पे जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे कोई प्लेन लगा दूं, ठीक है, ये बीच वाली डंडी को भूल जाओ, तो क्या होगा, जिस प्लेन में इसके एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी प्लेन में इसके भी एटम्स प्रेजेंट है।
देखो इस चीज को समझो, थोड़ा सा मेरे पास मॉडल नहीं था लेकिन समझ सकते हो। अगर यहाँ पे एक लगा दो तुम, कोई भी यहाँ पे एक और प्लेन अगर लगा दो, तो देखो जो इसके एटम्स जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में इसके भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है, बीच वाला डिफरेंट प्लेन में पड़ रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा, वैसे ही इसका यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एक एटम मान लो प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी एटम का, जब मान लो इसके यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका कोई एक एटम प्रेजेंट है, इस एटम का अगर मैं इस एटम के साथ डिस्टेंस कंपेयर करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ अलग है, और जब ये एटम यहाँ चला जाएगा तो इस एटम का डिस्टेंस इस वाले के साथ क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखो जैसे ही एरियल डिस्टेंस बदलेगा वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में जीआई पॉसिबल होगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा। यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिन्स में जीआई पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, अब अगर ये भी समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बात सीधे सीधे गांठ बांध लो। देखो एलिन्स में तुमने क्या देखा, एलिन क्या था, नॉन प्लेनर ना, मतलब एक अगर ऐसे प्लेन था तो दूसरा ऐसे प्लेन था। ठीक है, ये नॉन प्लेनर होता है। तो एलिन क्या था, सबसे पहले देखो एलिन क्या है, नॉन प्लेनर। ठीक है, दूसरी बात देखो एलिन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है और ये नॉन प्लेनर है। तो एक बात याद रखो, ये एक तरफ से ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, अगर तुम्हें पाई बॉन्ड्स इवन में दिखेगा तो वहां पे तुम्हें सीधे सीधा बोलना है कि जीआई पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे आओ दूसरे क्यूमिलीन में, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, ऑड है, 1 2 3। तो और यहाँ पे हमें दिखा कि यहाँ पे जीआई पॉसिबल होता है। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होता है, ऑड होगा ना, तब हम बोलेंगे कि वहां पे जीआई पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि बता दिया मैंने, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स इवन में जब रहता है तो यहाँ पे जब भी पाई बॉन्ड्स इवन में रहता है ना, तो नॉन प्लेनर होने के वजह से, यहाँ पे रीजन मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जब इवन में रहेगा तो ये क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। और नॉन प्लेनर में एरियल डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है। और एरियल डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ रहा है, और इसमें क्या बोलोगे, जब ऑड रहता है, जब पाई बॉन्ड्स ऑड रहते हैं, पहला और आखिरी वाला कार्बन जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड होता है तो क्या होता है, वो अगर ये ऊपर इधर वाला हाइड्रोजन एटम इनसाइड द प्लेन है तो वो वाला भी क्या होगा, इनसाइड द प्लेन। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अगर आउटसाइड द प्लेन है तो वो भी क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन। और किसी भी एक एटम का हम डिस्टेंस बदलते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस बदलता है, तो एरियल डिस्टेंस बदलने की वजह से ये जीआई शो करेगा। समझ आ रहा है, तो सीधे सीधे इस पॉइंट को दिमाग में गांठ बांध लो। पहली चीज तो क्या बोलोगे कि एलीन के बारे में ही पर्टिकुलरली पूछा जाता है। एलीन तो जीआई शो करेगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने की वजह से एटम्स का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने उस सस्ते मॉडल से समझा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा क्यूमिलीन आ जाए तो तुम्हें बार बार ऐसे इतना झंझट नहीं करना है, तो तुम सीधा देख लो कि अगर पाई बॉन्ड्स इवन आएगा तो हम बोलेंगे जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने की वजह से डिस्टेंस क्या था, सेम रह रहा था, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड है तो हम बोलेंगे कि वो जीआई शो करेगा। समझ आया, तो अगर क्यूमिलीन को या एलीन को जीआई शो करना है फॉर जीआई इन क्यूमिलीन या फिर क्या होगा एलीन, तो क्या कंडीशंस हम चेक करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। समझ आया, मतलब क्यूमिलीन या पॉलीइन या एलीन में तुम्हें अगर जीआई देखना है तो तुम्हें सबसे पहला चीज क्या चेक करना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स।
और वो भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड होगा तो इसका मतलब क्या है, वो सेम प्लेन में लाई करेगा। जब वो सेम प्लेन में लाई करेगा तो एरियल डिस्टेंस क्या होगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा, जिसके वजह से जीआई शो करेगा। समझ आ रहा है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और रेपिटेडली आ रहा है कि जो भी कार्बन एटम होगा उससे डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम। समझ आया, जो भी एटम हो, कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मान लो हमें बोला है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HCl HCl। अब हमसे पूछा है यहाँ पे GI पॉसिबल है, तो देखो क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, एक है, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे क्या एक है, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे, तो इस वजह से इनका एरियल डिस्टेंस बदलेगा और एरियल डिस्टेंस बदलने के वजह से ये जीआई शो करेंगे। समझ आएगा, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, ठीक। अगर मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड HCl, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, कितने पाई बॉन्ड्स चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, ऑड है, इसका मतलब इस कार्बन का प्लेन और सबसे आखिरी वाले का प्लेन सेम ही लाई करेगा, और सेम प्लेन में मतलब डिस्टेंस क्या हो सकता है, अलग अलग होगा, तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, बताओ। तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल होता जब इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते। यहाँ पे क्योंकि ग्रुप को भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रुप सेम होने के वजह से जीआई नहीं होगा, ग्रुप सेम होने के वजह से जीआई नहीं होगा। अगर यहाँ ग्रुप डिफरेंट होता तो हम बोलते कि यहाँ पे जीआई पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। ग्रुप डिफरेंट होता तो बोलते कि जीआई यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, मान लो ऑक्सीजन ये क्वेश्चन दे रखा हो और हमसे पूछेगा यहाँ पे जीआई होगा, तो मैंने अगर पॉइंट्स सारे अच्छे से पढ़े तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, 1 2 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स क्या है, ऑड है, तो ठीक है। और क्या डिफरेंट एटम अटैच है, तो हाँ देखो यहाँ पे, अच्छा कार्बन के अलावा कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या डिफरेंट एटम अटैच है, तो हाँ एटम डिफरेंट है, मैंने बताया था हम लोन पेयर को एज ए डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। समझ आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हो क्यूमिलीन का, एलीन का, चाहे पॉलीइन का, तुम्हें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी जो केसेस थे वो मैंने समझा दिए थे कि वहां पे क्या क्या चेक करना होता है। क्यूमिलीन, पॉलीइन और एलीन्स में यही देखना होता है, हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को याद रख के जीआई की पॉसिबिलिटी बतानी होती है, ठीक है। वैसे तो एलीन्स में फुल एंड फाइनल है कि जीआई वो शो करता ही नहीं है, लेकिन अगर एलीन से बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसी के थ्रू आंसर देना है कि पाई बॉन्ड्स ऑड है तो क्या बोलेंगे, जीआई पॉसिबल है। पाई बॉन्ड इवन है तो जीआई वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीन्स या एलीन्स खत्म। अब अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अलग अलग केसेस का लास्ट वीडियो होगा। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।